अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असफ़द मलिक और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई स्टोरी। आज की स्टोरी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये स्टोरी बिल्कुल एक अलग तरीन और एक बड़ी ज़बरदस्त और ख़ौफ़नाक ये स्टोरी है। जिस तरह मैंने पीछे स्टोरी आपको सुनाई थी, जिसमें वो कब्र के मंज़र और सब कुछ बताया था, उसमें मैंने कुछ चीज़ें स्किप कर दी थी, लेकिन इस स्टोरी में मैं स्किप कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है? वो इस वजह से स्किप नहीं करूँगा कि इस पे जो है ना हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा और ये किस तरह और क्या वाक़या है, ये पूरा आपको मैं सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। पूरी कोशिश करूँगा कि एक ही जो है ना उसमें मैं आपको सुनाऊँ। अच्छा, बहुत से मुझे मैसेजेस पहले भी आए हैं कि आप स्टोरी जो है ना वो अपलोड किया करें रात को 12 बजे, 11 बजे स्टोरी सुनने का मज़ा आता है। तो बात ये होती है कि मैं स्टोरी असल में अपलोड भी इतने ही बजे करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैंने टाइम खुद ये 10, 11, 12 बजे रखा हुआ है। स्टोरी असल में अपलोड जब हो रही होती है तो ये बहुत एक बड़ी स्टोरी और उसका साइज़ कम से कम भी जो है ना 7 जीबी 8 जीबी का बनता है। फिर जब ये इंटरनेट के ऊपर अपलोड होती है तो कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे लगाती है। तो अमूमन ये उस वक़्त जब तक आप खुद मोबाइल यूज़ कर रहे हो और साथ-साथ ये फिर जो है ना स्टोरी अपलोड हो रही होती है। या फिर अगर कंप्यूटर पे लाइट चली जाए तो फिर प्रॉब्लम। तो ज़्यादातर मैं मोबाइल से अपलोड करता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर पे लाइट वगैरह अगर चली जाए तो पूरी की पूरी मेहनत आपकी फ़ारिग हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। तो मैं ज इसलिए जो भी ये स्टोरी, ये जो भी चीज़ अपलोड करता हूँ, वो जब खुद मोबाइल यूज़ करो, अब 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल ऑफ भी नहीं होना चाहिए, ताकि वो आधे में रुक ना जाए प्रोसेसिंग वगैरह या कुछ ऐसा, वो यूज़ भी होता रहे साथ-साथ और स्टोरी भी अपलोड होती रहे। तो उससे ये होता है कि जितने 4 से 5 घंटे में जब ये अपलोड होते हैं, मैं इतनी देर में जब मुझे स्टोरी आई होती है आप लोगों की, वो मैं सुनता रहता हूँ और साथ-साथ ये अपलोड भी होती है। अब ये जो स्टोरी आज मैं आपको सुना रहा हूँ, ये बहुत भयानक तरीन स्टोरी है, ठीक है? इसमें एक लड़की का वाक़या है जिसका नाम सना है और ये जो स्टोरी मुझे आई है, ये आई है लियारी से, कराची लियारी से, और ये काफ़ी थोड़ा पुराना वाक़या है। सच्चा वाक़या है, सना नाम है लड़की का और उसके भाई अमजद ने मुझे ये कहानी भेजी है और उन्होंने बताया था कि किस तरह हमारी बहन अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। क्या स्टोरी है, क्या वाक़या है, मैं आपको बताता हूँ पूरी। अमजद कहते हैं कि सना की उम्र थी 19 साल और वो वहाँ के गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल के अंदर पढ़ती थी। मैट्रिक कर रही थी वो और एक अच्छी अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत दी थी। अमजद कहते हैं कि एक मैं भाई और एक मेरी बहन थी, बस हम 2 थे और वालिद-वालिदा थे। अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था, एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी वो कहते हैं कि हमारी बसर हो रही थी। कि उसी दौरान कहते हैं कि सन्ना को अपने स्कूल के अंदर एक लड़का पसंद आ गया। उस स्कूल के अंदर उन दोनों के जो है ना स्कूल के अंदर दोनों में फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई और मामला काफ़ी उनका हद जो है ना आगे बढ़ता गया और यहाँ तक के मामला इतना आगे बढ़ा कि शादी तक की नौबत आ गई। और सना की उम्र क्योंकि वो कहते हैं कि 19 साल हो चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे अंदर ये एक रूल था, एक कानून था कि माँ-बाप जहाँ पे रिश्ता करते हैं, वहीं पे हमने एग्री करना होता है। उसके अलावा हम कहीं भी रिश्ते के लिए, एग्री रिश्ते के लिए जो है ना अपनी पसंद का नहीं बता सकते हैं। कहते हैं कि इसी तरह सन्ना उस लड़के को पसंद करती थी। उस लड़के का नाम उन्होंने यूसुफ बताया है। ये फ़र्ज़ी नाम उन्होंने खुद बताया कि यूसुफ आप उनका नाम रख लें। वो कहते हैं कि यूसुफ के साथ सना बहुत अटैचमेंट हो चुकी थी और उससे बेइंतहा प्यार करती थी और उसी ही के साथ रहने की वो ख्वाब, उसी ही के साथ रहने के वो अपने जो है ना सपने ख्वाब वग़ैरह देख रही थी और पूरी ज़िंदगी वो उसी के साथ अपना बसर करना चाहती थी। तो लिहाज़ा वो कहते हैं कि एक दिन उसने घर में आके सन्ना ने ये बात बोली अपनी वालिदा को कि मैंने शादी करनी है यूसुफ के साथ और वो मुझे बहुत पसंद है और स्कूल में हमारी फ्रेंडशिप हुई है, हमारी दोस्ती हुई है, अब मैं जो है ना उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। ये बात, ये वाक़या जिस वक़्त घर में वालिद साहब को पता चला तो उनको शदीद गुस्सा आया और उन्होंने कहते कि सही करके सना को मारा पकड़ के और स्कूल में गए और स्कूल में जाके बोला कि तुम स्कूल में ये सिखाते हो, फलाँ ये वो, तो जो कुछ भी हुआ। अमजद कहते हैं मुझे जब इस वाक़ये का पता चला, कहते मैं वहाँ फैक्ट्री में काम करता था।
मुझे जिस वक़्त इस वाक़ये का पता चला कि इस तरह मतलब घर में लड़ाई हुई है, तो कहते हैं मैंने छुट्टी ली, छुट्टी लेकर मैं घर आया और घर आके मैंने हर एक चीज़ नोट की और सन्ना से पूछा। सन्ना कहते हैं लाडली बहन थी, उसने मुझे बताया हाँ भाई मैं यूसुफ़ के साथ प्यार करती हूँ, उसको पसंद करती हूँ, वो भी एक अच्छा लड़का है। तो कहते हैं कि अमजद मैं गुस्सा होने के बजाय मैंने कहा वाक़ई में ही जो सन्ना अगर यूसुफ़ अच्छा लड़का है तो मैं उसे पहले देखूँगा, देख कर तो फिर मैं इंशाल्लाह तुम्हें बताऊँगा सब कुछ। अगर सही हुआ तो मैं खुद ब खुद हँसी-खुशी जो है ना उसके साथ तुम्हारी शादी वग़ैरह का मामला करवा दूँगा। लिहाज़ा इसी तरह हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से लिहाज़ा बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरह हुआ। उन्होंने जो है ना सना के साथ वो उसने पूरी जो यूसुफ़ था उसने इंक्वायरी ली, हर एक चीज़ की इंक्वायरी ली, हर एक चीज़ का उसने जो है ना वो जायज़ा लिया और यूसुफ़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। लेकिन जब उसने कुछ तहकीक की अमजद ने, तो उसको पता चला, उसको ये चीज़ बिल्कुल पता चल गई कि वाक़ई में ही जो है ना ये यूसुफ़ लड़का ठीक नहीं है। अब उसने जब आकर ये बात आकर बताई घर के अंदर अपने सना को बताई कि सना यूसुफ़ लड़का ठीक नहीं है, तो सना और गुस्से में आ गई कि भाई आप सीधा मेरे मुँह के ऊपर ही बोल देते कि आपने भी एग्री नहीं होना है। उन्होंने कहा आप भी मेरे मुँह के ऊपर बोल देते कि आपने एग्री नहीं होना है। आप ये क्या बात कह रही है कि वो यूसुफ़ ठीक नहीं है? तो उसने कहा सना यूसुफ़ लड़का ठीक नहीं है, हम उसके साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं करवा सकते। उसने वो नहीं मानी। उसने कहा ठीक है सना तुम कहती हो ना कि तुम्हारा वहाँ पे रिश्ता हो यूसुफ़ के साथ, ठीक है तो यूसुफ़ को बोलो कि वो रिश्ता लेकर आए और मैं तुम्हें 14 दिनों का 2 हफ्तों का टाइम देता हूँ, 2 हफ्ते के अंदर वो रिश्ता ले आया ठीक है, नहीं तो मैं फिर तुम्हारा लिहाज़ नहीं करूँगा। उसने कहा ठीक है भाई। अब सना ने यूसुफ़ को बोला कि तुम मेरा रिश्ता लेके आओ। तो यूसुफ़ अब आगे से कहने लगा कि हाँ, मैं बस घर में बात कर रहा हूँ। करते-करते 3 दिन 4 दिन गुज़र गए। फिर सना ने यूसुफ़ को बोला कि तुम मेरे लिए रिश्ता लेकर आओ। हाँ, बस माँ-बाप नहीं मान रहे हैं। इस तरह करते-करते उसने जो है ना तकरीबन 10 दिन गुज़ार दिए। अब सना को गुस्सा आया, उसने यूसुफ़ को सही सुनाई, सही एक-दूसरे दोनों के ना लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो यूसुफ़ ने आगे से बेहुदा बकवास उसको गालियाँ दी और आगे से ये बोला कि जो है ना मैं तो तेरे साथ करना ही नहीं चाहता था, जा तेरे साथ करना ही नहीं है। इस तरह उसको करके वो एक मेंटली उसने सही उसको सुनाई और यूसुफ़ ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से एक कहानी शुरू होती है, एक सच्ची कहानी और आखिर में इसका एंड क्या होता है कि सना इसकी जान चली जाती है। एंड इसका ये होता है। जब 14 दिन के बाद अमजद दोबारा घर आता है, सना को कहता है हाँ, बोल कि यूसुफ़ रिश्ता लेके आ रहा है। तो उसने कहा नहीं भाई आप ठीक थे। तो उसने आगे से कहा कि मेरी बहन देख हमने दुनिया देखी हुई है। तो हम जो भी तेरे बारे में सोचेंगे बेहतर सोचेंगे। लिहाज़ा मैंने तो तुझे पहले भी तहकीक इंक्वायरी करके बता दिया था कि लड़का ठीक नहीं और जैसे वैसे करके उसने लेकिन सन्ना के दिल और दिमाग में अभी भी यूसुफ़ छाया हुआ था। वो उसको कॉल्स करे, उसने उसका नंबर यूसुफ़ ने सना का नंबर ब्लॉक कर दिया था। वो उसको जिस तरीके से भी जो है ना वो राब्ता करने की कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे लेकिन वो आगे से एक राब्ता, एक कॉन्टैक्ट भी उसका ना उठाए। अब फ़ैसला सना ने ये किया कि किसी भी तरीके से मैंने उससे मिलना है। तो लिहाज़ा जिस तरीके से कर करा कर उसने मिलने की कोशिश की लेकिन यूसुफ़ उससे मिला तो लेकिन वहाँ पे मिलने से ये पता चला कि यूसुफ़ फ़लाँ स्कूल में जो इसकी फ़लाँ दोस्त है अब उसके साथ उसकी दोस्ती चाह रही है और उसको और शदीद गुस्सा आया। अब क्योंकि ये इंटरनेट का वक़्त है, इंटरनेट का दौर है, तो इसने जो सना थी इसने मुख़्तलिफ़ किस्म के आमिलों से, पीरों से राब्ता करने की कोशिश की कि जी मैंने इस तरह तावीज़ करवाने हैं, मैंने इस तरह जादू करवाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, किसी भी तरीके से जो है ना इसको मैंने अपने कंट्रोल में रखना है।
कहते करते कराते जहाँ जहाँ भी उसने जो है ना किया, राब्ते किए, फलां पैसे, ये वो, ये माँ बाप को, भाई को कुछ भी नहीं पता था, और उसने जो है ना राब्ते कर के आगे पीछे ये वो खुद वुद करके सब कुछ पैसा ज़ाया किया, लेकिन कोई उसको फ़ायदा नहीं। वो उसका गुस्सा कि मैंने इसको पाना है मज़ीद बढ़ता जाता। तो कि उन्हीं दिनों में अमजद कहता है कि सना को एक औरत मिली। सना ने उससे बताया कि मैं इस तरीके से जो है ना यूसुफ से प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा वहाँ पे रिश्ता हो जाए, शादी भी हो जाए, और मेरे कदमों में हो, और सब कुछ ओके हो जाए। तो उस औरत ने सना को कहा कि ठीक है, मैं तुझे 1-2 दिनों बाद बताऊंगी। तो 2 से 3 दिन गुजरे, और 2-3 दिन गुजरने के बाद सना उस औरत से मिली। अब सना की जब मुलाकात होती है उस औरत से दोबारा, तो वो औरत कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे मसले का हल जान लिया है। ये मसला जितना तुम आसान समझ रही हो, ये उतना आसान है नहीं। इस मसले के हल के लिए तुम्हें 41 दिन का चिल्ला करना पड़ेगा, बोलो कर लोगी। सना के ऊपर एक इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ था, उसने कहा जो कुछ भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा सना, ये चिल्ला एक अलग तन्हा कमरे के अंदर करना पड़ेगा, या फिर कब्रिस्तान के अंदर करना पड़ेगा। तुम फैसला कर लो कि चिल्ला तुम करोगी। उसने कहा हाँ, मैं कर लूँगी। उसने कहा ये जल्दबाजी का फ़ैसला नहीं है, इसमें जान भी जा सकते हैं। उसने कहा जो कुछ भी हो मैंने उसको पाना है, मैंने ये चिल्ला करना है। अब फ़ैसला सबसे बड़ी चीज़, ये 2 चीज़ें उसने करनी थी कि एक तो उसने चिल्ला कब्रिस्तान के अंदर या अलग कमरे में करना था। अलग कमरा उसके पास था नहीं, और साथ ही उस औरत ने इसको ये भी बोल दिया था कि तुम कब्रिस्तान में करोगी तो तुम जल्दी कामयाब होगी 41 दिनों के अंदर। और साथ ही उसको ये भी बोल दिया कि अब सना के लिए फ़ैसला, और ये एक मुश्किल थी कि उसने 40 दिन 41 दिन घर वालों से क्या झूठ बोलकर अलग एक जो है ना जाना है कि वो क्या बोले। तो उसने बड़ा सोचा, उसको एक वक़्त बताया गया कि इस वक़्त से पहले तुमने फ़ैसला करना है, ताकि हमें बता सको, तो फिर जो भी चिल्ले की लवाज़मात हैं, वो चिल्ले की लवाज़मात को पूरा करके आप चिल्ला शुरू कर सको। लिहाज़ा सना ने अपनी एक और दोस्त को साथ मिलाया कि मैं वहाँ पे हिफ्ज़ करने के लिए जा रही हूँ, मैं हिफ्ज़ करना चाहती हूँ, और मैं ये फ़लाँ एक दर्स का कोर्स है, और ये 50 से 60 दिनों का है, फ़लाँ मदरसे में। उस औरत से बात हुई, उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे घर वाले आते हैं तो मैं इसको कहूँगी हाँ मेरा ये मदरसा है, तो मैं उनको दिखा दूँगी। ऐसे ही हुआ, उसने घर में बात की। बात करने के बाद जो इसकी सना की वालिदा थी वो साथ गई, वालिद गया, देखा उसने, ठीक है हमारी बच्ची कहाँ रहेगी, क्या माहौल है, सब कुछ नोट किया, हाँ बिल्कुल ठीक है। उस औरत ने इस तरह की उनको कहानी करवाई, ओके ये वो सब कुछ करके सना ने अपना कपड़ों का सब कुछ, बिस्तर सब कुछ उठाया, और उठाकर वहाँ पे उस कमरे में, वहाँ उस मदरसे के अंदर चली गई। लिहाजा इसी तरह हुआ, सना वहाँ उस मदरसे में पहुँची। पहुँचने के बाद उसको कुछ चीज़ पढ़ाई क्या तालीम की गई, वो मैं आपको याद नहीं बता सकता। वो पढ़ाई तालीम की गई उसको कि ये पढ़ाई तुमने पढ़नी है, और तुमने क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, सब कुछ उसको एक-एक जगह बताएगी। और फिर अगले दिन वो औरत उसको कब्रिस्तान लेकर गई। बहुत बड़ा कराची का एक कब्रिस्तान है, नाम मैं नहीं लूँगा उसका, बहुत बड़ा भयानक तरीन कब्रिस्तान है। कोई वो मेरा ख़्याल है 1500 या शायद 1500 लगभग कब्रें हैं वहाँ पे। एक बार वो कब्रिस्तान फुल हो चुका है, उसको ख़त्म करके फिर उस पे कब्रें बनाई गई। अब आप खुद सोचें कि वो कितना भयानक तरीन कब्रिस्तान होगा। वहाँ पे एक जगह बताई गई सना को कि तुमने यहाँ पे रोज़ाना रात को अमल करना है, और फ़लाँ वक़्त पे मेरा एक बंदा आएगा, तुम्हें यहाँ पे बिठा के चला जाया करेगा रात को। अब एक ज़रा आप बात अपने ज़हन से सोचिए कि 19 साल या 20 साल की लड़की, जवान, यंग, और वो चिल्ला करने बैठी हुई है कब्रिस्तान के अंदर। उसके ऊपर जुनून क्या है, प्यार का। अब क्या होता है उसके अंदर, ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा।
वक्त गुज़रता गया, नए चाँद की उसने इंतज़ार किया कि जब नया चाँद आएगा तो उस नए चाँद से उसने ये अमल जो है ना वो शुरू करना है। और इसी तरह हुआ कि जो है ना वो चिल्ले के लिए तैयार हुई और चिल्ला करने के लिए वो उस कब्रिस्तान के अंदर पहुँच गई। रात को 11 बजे उसने वो चिल्ला शुरू करना था और ये फजर से पहले उसने वो ख़त्म करना था। उसको परवाह ही नहीं थी। कब्रिस्तान के अंदर मगरिब के बाद कोई जाए तो वो वैसे डर रहा होता है, तो उसको तो इस बात की परवाह ही नहीं कि मैं रात 11 बजे वहाँ पे चिल्ला करूँगी, मैंने ये करना है। लिहाज़ा वो वहाँ पे गई, उन कब्रों के अंदर से वो आदमी जो साथ था उसने वहाँ पे उसको पहुँचा दिया। बाकायदा उसने जो भी हिसार वग़ैरह जो भी चीज़ करनी थी उसने की, ठीक है। करने के बाद वहाँ पे वो बैठी और उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। पहला दिन था, उसको जो भी तरीक़ेकार बताया गया था कि फ़लाँ पुरानी कब्र के पास तुमने बैठकर ये अमल पढ़ना है, ये वज़ीफ़ा पढ़ना है, ये चिल्ला करना है तुमने, और उसने वो पढ़ाई पहले दिन की स्टार्ट की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये उसने बोली कि जब तुम वहाँ पे वो पढ़ाई वो चिल्ला जब पा रही होगी, तो पीछे मैं, क्योंकि वो उस औरत ने उसको बोला कि मैं तुम्हारे पीछे नज़र रख के बैठी होंगी, मैं भी तुम्हारे पीछे वज़ीफ़ा, मैं भी तुम्हारे पीछे चिल्ला कर रही होंगी, ठीक है। तुम वहाँ पे ये बैठो, ये पढ़ो, ठीक है। तो मैं भी तुम्हारे पीछे वहाँ पे नज़र रख के बैठूँगी, तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। लिहाज़ा ये है कि हाँ, तुम्हारे सामने ये चीज़ें आएगी, डराएगी तुम्हें, लेकिन तुमने घबराना नहीं है, तुमने किसी किस्म की कोई भी घबराहट वग़ैरह नहीं करनी है। इसी तरह पहले दिन उसने ये चिल्ला स्टार्ट किया। पहले दिन जो चिल्ला था उसने शुरू किया और वो अपनी पढ़ाई पढ़ती रही। आस-पास उसको जो है ना मतलब एक कब्रिस्तान नज़र आया जिसमें सब लोग सो रहे थे। वो लोग सो रहे थे जो कभी इस ज़मीन के ऊपर घुमा फिरा करते थे। आज वो इन गहरी कब्रों के अंदर सुकून की नींद सो रहे थे और एक खामोशी दूर-दूर तक, कुत्तों की भौंकने की कहीं दूर से आवाज़ आए। उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ़ सना बैठी हुई, एक जवान लड़की बैठी हुई, चिल्लाकारी। और अगर उस कब्रिस्तान में कोई मर्द आ जाए और उस जवान लड़की को देख ले, तो वो उसके करीब इस सोच कर ना आए कि ये कोई डायन, कोई चुड़ैल बैठी हुई है जो यहाँ पे बैठ के कुछ खा रही है। तो वो इस खौफ से ही वो बंदा अगर कोई इसको देख भी जाए, अगर उसको ये डर होता ना कि जी कोई अगर आ जाता है, कोई शराबी या कोई इस तरह का कि ये कौन लड़की बैठी है, तो वो सिर्फ़ यही देख के डर जाता है कि इस वक़्त रात के इस पहर रात 12 बजे इस कब्रिस्तान के अंदर कोई इस वीराने में आके एक भयानक तरीन जो वीराना उस कब्रिस्तान की जो मेन जगह थी उसके अंदर वो बैठकर वहाँ पे जो है ना वो चिल्ला रही थी कि वहाँ पे कोई भी अगर बदमाश से बदमाश भी उसके सामने आया था ना, अगर उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता, वो डर ही जाता कि कोई वाक़ई में ये तो कोई डायन, कोई चुड़ैल है जो इस जगह पे बैठी हुई है और कोई वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकता था। ऐसी जगह ऐसा जो है ना वो उसने वहाँ पे मंज़र उसने क्रिएट किया और ऐसी जगह उसने चुनी। पहला दिन किसी भी मतलब नॉर्मल तरीके से गुज़र गया। उसको पहले दिन कोई चीज़ कुछ भी ना नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं उसको हुआ और इस तरह करते-करते पहला दिन भी गया। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे गई और उसने जो भी अपना खाना खाया और सुबह पूरा दिन सोई, वहाँ सो गई। सोने के बाद फिर उसने अपने जो उसकी वो औरत जो उस्ताद थी, उससे मिली और उस औरत ने उसको बड़ी थपकी दी कि शाबाश, तुम्हारा पहले दिन का चिल्ला बहुत ज़बरदस्त गया है, तुम कामयाब हुई हो। तुम इसी तरह करती रहोगी मेहनत, मेरी नज़र है तुम्हारे पर, तुम कामयाब हो, तुम उसको पा लोगी। वो जो है, ये है, वो है, उसको नीले, पीले, सब्ज़ जितने भागते दिखाए। अगले दिन फिर वो मर्द उसके साथ आया, आकर उसने उसको जो है ना वो वहीं पे बिठाया, बिठाकर खुद चला गया। अब ये दूसरा दिन था, दूसरा दिन फिर इसी तरह उसने पढ़ाई शुरू की और अपने वक़्त के साथ पढ़ती रही। आज का दिन भी उसने कुछ भी नहीं देखा, 2 दिन गुज़र गए। फिर वो वहाँ पे गई और इसी तरह बताया और सारा निज़ाम जो भी था इस तरह चलता रहा। और ये सारा जो भी था वो अब 8वाँ रोज़ था। 8वें रोज़ जब सना अपने उस मदरसे से निकली,
तो उसका दिल जो है ना वो ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, ज़ोर-ज़ोर से जो है ना धक रहा था कि आज उसके दिल में भी एक अजीब-सी एहसास था कि आज लाज़मी कुछ ना कुछ होने वाला है। आज लाज़मन कुछ ना कुछ मेरे सामने आने वाला है। जब वो निकली थी उसका माइंड, उसकी सिक्स्थ सेंस, उसकी छठी हिस्स उसको बोल रही थी कि हाँ, आज तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, आज तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। और इसी तरह हुआ कि जिस वक़्त वो पहुँची वहाँ पे, पढ़ाई करने के लिए बैठी, अभी उसको बैठे हुए अमूमन 4 घंटे लग जाते थे। अगर 11 बजे बैठी तो 2 बजे तक वो पढ़ाई कर लेती थी, 3 बजे तक वो कंप्लीट होती थी। अभी उसको 11 बजे बैठी थी, तो अभी मुश्किल से उसको 45 मिनट ही गुज़रे हो गए कि उसने देखा कि आस-पास से कुछ आवाज़ें आ रही है, जिस तरह कोई इंसान है, वो कुछ बोल रही है। और क्या बोल रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, ना नज़र आ रही है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अजीब-सा ऐसे जिस तरह नहीं होती है इस आवाज़ कुछ इस तरह कुछ बोल रहे हैं। शूश इस तरह आवाज़ आ रही है कुछ, एक आवाज़ सी कुछ मुझ मुझ कुछ इस तरह लैंग्वेज है, अजीब-सी लैंग्वेज है, वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन है पास कोई बोल रहे हैं। अब सना की दिल की धड़कन बेइंतहा तेज़, और उनकी तरफ उसने जो है ना उनकी तरफ वो करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसको याद है कि नहीं, मुझे मेरी जो उस्ताद थी, वो औरत थी, उसने बोला था कि नहीं, तुमने इनकी बात या जो भी कुछ है तुमने अपनी तस्बीह पे ध्यान देना। ये 8वें रोज़ का या 9वें रोज़ का मंज़र था कि उसने जो है ना पूरी तस्बीह पढ़ी, और ये जो उसके ऊपर आया, जो भी मंज़र उसने देखा, आवाज़ें आई, कोई नज़र नहीं आया, करते-करते उसने चला गया। वो दिन भी गया, और फिर उसने इसी तरह अपने हिसार को ओपन किया, और फिर जो भी प्रोसेस होता है उसका करके वो वापस घर की तरफ आई, अपने रवाना होगी, मदरसे की तरफ चली गई। अब उसने बताया अगले दिन अपने जो वो लेडीज़ अपनी जो उस्ताद थी उसको कि इस तरह मैंने रात को पढ़ा है उसने, और ये मैंने जो है ना आवाज़ सुनी है। तो उस औरत ने कहा कि ये कामयाबी है तुम्हारी, तुमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, मैं पीछे तुम्हारे बैठी भी होती हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पढ़ाई कर रही होती हूँ, तुमने कोई फ़िक्र किसी किस्म का कुछ भी नहीं करना है, तुम इसको पढ़ी जाओ, तुम इसको, कुछ भी तुम्हें नहीं होता। ऐसा ही हुआ। 10वां रोज़ आया, 10वें रोज़ भी वो वहाँ पे गई। उसने वही रात का पहर उसने हिसार किया, वहाँ पे बैठी और पढ़ाई शुरू की। अभी उसको गुज़रे हुए कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा हुआ होगा कि वो क्या देखती है कि उसके सामने एक कब्र है। उस कब्र में से एक मुर्दा कफ़न में लिपटा हुआ उठ के खड़ा हो जाता है उसके सामने। ये 10वें रोज़ का पहला मंज़र है कि वो कब्र एकदम, वो अपनी पढ़ाई कर रही है, एकदम सामने से एक मुर्दा कफ़न के अंदर, पूरा उसने कफ़न पहना हुआ है, और वो आके एकदम सामने खड़ा हो जाता है। जब खड़ा होता है तो वो पूरा कफ़न में लिपटा हुआ है, उसके ऊपर भी गांड लगी हुई पक्की, कफ़न की नीचे भी। सामने से वो उस हिसार की तरफ बढ़ता है। अब उसकी बादरी सना की वो ज़रा सुने। जब वो देखती है कि मेरी तरफ आ रहा है, फौरी तौर पे वो हिसार तोड़ के भागने की कोशिश करती है। जब वो हिसार तोड़ के बाहर निकल जाती है तो असली कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। ये तो 2 मंज़र ही देख के उसका चिल्ला तो हो गया पूरा। अब उसका जो वो चिल्ला होता है ना, आगे जो स्टार्ट के उसके साथ हुआ क्या है, वो आप सुने। अब वो जब वहाँ से भागी रात के पैर, उसको नहीं पता चला जिधर उसका मुँह आया वो भागी।
कर करा के भागती 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 बाहर का रास्ता उसने देखा। बाहर के रास्ते पहुंची मदरसे उसे दरवाज़ा खड़काया खड़काया खड़काया। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पे जो तालिब इल्म थी, जो उन्होंने वहाँ पे लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड रखी हुई थी, उसने दरवाज़ा खोला और सन्ना को अंदर आते कमरे में देखा। और सन्ना कमरे में आते ही बेहोश हो गई। फौरी तौर पे बुलाया गया, जो उसकी उस्ताद थी उसको कॉल की, तो उस्ताद साहिबा बिज़ी थी सोने के अंदर, वो सो रही थी। कॉल ही ना उठाए, किसी भी तरीके से अल्लाह अल्लाह करके उसके ऊपर नहीं पानी फेंका, उसको होश में लाने की कोशिश की। लेकिन अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है वो भयानक तरीन एक बहुत ही भयानक मंजर के ऊपर पेश है कि चिल्ला तो हो गया, टूट गया, ख़राब हो गया 10वें दिन। अब इसके बाद क्या उसके साथ होता है वो यहाँ से अब शुरू होता है। अब जब उसको होश आया तो वो एक अजीब सी हो चुकी थी, वो सना लग ही नहीं रही थी। सुबह के टाइम उसकी वो जो उस्ताद थी जो उसको चिल्ला करवाने के लिए, जो रात को उसको पढ़ाया उसके पीछे बैठे करती थी, असल में वो सो रही होती थी रात के वक्त। जब वो आई, उसने जब देखा, तो जब सन्ना ने उसकी तरफ इस तरह आँख उठाकर देखा ना, जब वो कमरे में आई, तो सन्ना ने उसको इतने फोर्स में उसको चांटा मारा कि वो जाके लगी दरवाजे के साथ। और उसके अंदर से एक भारी भरकम औरत की आवाज़ आई कि मेरे करीब ही ना आना। उस उस्तानी ने पहला जो काम किया, वो जो उसकी उस्ताद बनी हुई थी, वो सबसे पहले दरवाज़ा खोल के भागी बाहर और उसने कुंडी लगाई। तो फौरी सन्ना के घर वाले को कहा कि जी तुम्हारी बेटी पागल हो गई है, पता नहीं इसको क्या हो गया, पहुँचो जल्दी जल्दी। सन्ना के वालिद और वालदा फ़ौरन घर आए। जब घर गए अंदर तो सन्ना जो है ना, सॉरी मदरसे गए, रूम खोला तो सन्ना अंदर बैठी हुई। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटी? तो सन्ना के वालिद जो थे, सन्ना ने अपने वालिद को गर्दन से पकड़ा और इतने ज़ोर से जाकर मारा उसके साथ, दीवार के साथ, कि उनका यहाँ से सारा खून बहने शुरू हो गया। इतनी फोर्स आप में। और जो ही वो उसकी वालदा की तरफ हमला करने के लिए भागने लगी तो साथ वहाँ पे जो और लेडीज़ थी उन्होंने इसकी वालदा को बैग खींच लिया। लेकिन सन्ना के हाथ चढ़ गया उसका वालिद। उसने ऐसा फुटबॉल अपने वालिद को बनाया है, ऐसा फुटबॉल बनाया, इतना मारा उसको, इतना मारा बेचारे को कि उसकी कोई हड्डी सलामत नहीं रही। ये ख़ुद अमजद जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है उनका ख़ुद ये कहना है कि इतना मारा कि कोई चीज़ सलामत नहीं रही। वो तो शुक्र कर के बीच में किसी ने हिम्मत करके उनको बाहर लेडीज़ ने खींच लिया, वरना उनकी हर चीज़ उन्होंने तोड़ के रख दी। और फिर हॉस्पिटल में कम से कम वो 9 माह जो है ना, जो सन्ना का वालिद है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा 9 माह तक। तकरीबन वो 1 साल अब समझ ले क्या वहाँ पे वो एडमिट रहा। उसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ के रख दी थी, इतना मारा था उसको। अब जब ये बात पहुंची तो पागल खाने तक कॉल की, दूसरे तीसरे आए, उन्होंने इसको बड़े मुश्किल से क्रॉस की, यहाँ तक कि वो काबू ही नहीं आती थी। अब सवाल ये क्वेश्चन पैदा होता था कि असल में हुआ क्या, क्या मंजर हुआ। डॉक्टर्स ने चेक किया, डॉक्टर्स ने ये बात बोली कि ये फुल तौर के ऊपर मेंटल हो चुकी है, ये मुकम्मल तौर पे जो है ना पागल हो चुकी है, मेंटल हो चुकी है, इसको पागल खाने में बांधना पड़ेगा। अब घर वालों ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, इसको पागल खाने में हम अपनी जवान बेटी को नहीं दे सकते हैं, इसको रखना घर में, ये लिहाजा इसको बांध के रखो जंजीर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, इसको जो है ना हमने बांध के रखना है। तो बिल्कुल यही फ़ैसला हुआ कि इसको बांध के अपने घर में रखना है। और अब क्योंकि उनको तो नहीं पता था, उन्होंने तो फौरी तौर के ऊपर जो है ना उनको वालिद को पहले अपने हॉस्पिटल लेकर गए, फिर इसको घर में बांध के रखा। उसके बाद जो मेन चीज़ पता चली वो ये चीज़ पता चली, अब सना रोटी नहीं खाती थी, उसको खाने के लिए कच्चा गोश्त चाहिए होता था। जब ये मंज़र पता चला ना कि इसको कच्चा गोश्त क्यों चाहिए होता है, जब ये मंज़र पता चला ना कि इसको कच्चा गोश्त क्यों चाहिए होता है,
अब यहाँ से कोई ना कोई उनको गड़बड़ लगी। डॉक्टर्स के साथ पहले डॉक्टर्स ने बड़े से बड़ा वो कहते हैं हमने हॉस्पिटल कराची के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लेके गए, तो उन्हें नाम भी बताया। वहाँ पे उन हॉस्पिटल्स में लेके गए, उन्होंने कहा पागल हो चुकी है, ये ठीक नहीं होती है। अब उन्होंने कहा कि कच्चा गोश्त, अब उसको मजबूरन वो कच्चा गोश्त ला कर देते, वो खाती नहीं थी। पानी की जगह खून मांगती थी, खून दो, खून पीना है। वो पानी नहीं, खून, बाकायदा उसके अंदर से आवाज़ आती थी। समझ गए थे कि इसके अंदर कोई चीज़ है, कोई चुड़ैल या कोई जिन का साया है। अब वो थे चले जैली पीरों के, जैली लोगों के। एक जैली पीर था, वहाँ गए, उसको बोला कि जी इस तरह हमारी बेटी है और ये करती है। तो कहते मैं आता हूँ, कौन सी ताकत इतनी बड़ी, क्या है, मैं आके निकालता हूँ। जिस वक़्त वो उस कमरे के अंदर एंटर हुआ, सन्ना के घर वालों ने ये किया, उन्होंने कहा कि ये ना हो कि कहीं जो है ना कोई ऐसा, मैं हम बाहर से कुंडी लगा देते कि कहीं ये ना हो वो सना बेकाबू हो के फिर घर में जिस तरह हमारे वालिद साहब को मारा था कहीं ना मारे। तो ये आमिल जिस टाइम खुद हो जाएगा ठीक, अंदर उस आमिल के साथ 2 लेडीज़ उसकी अपनी भी मौजूद थी। वो आमिल जब आया तब अपनी 2 लेडीज़ को भी लेके आया था कि जो है ना लेडीज़ वो लड़की को काबू करने के लिए। उन्होंने कहा कि बाहर से कुंडी लगा दो, जब ये ठीक होगी वो खुद ही बता देगा, ये ना हो कि दरवाज़ा खुला हो बाद में फिर अगर काबू कंट्रोल से बाहर हो गया। वो तो देख चुके थे कि वालिद साहब की हालत तो ये हमारी ना हो जाए। उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। जिस टाइम वो तीनों अंदर गए और तीनों चढ़ गए सन्ना के हाथों। इतना मारा सन्ना ने उनको, इतना मारा, दीवारों के साथ मारा, सर उनका फाड़ा, लेडीज़ की टाँगें तोड़ दी, इतना मारा उनको, इतना मारा, मार के कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद मौत के, मरने के चंद फासले पे रह गए थे, उन्होंने मर जाना था। इतना मारा उन तीनों को सन्ना ने। और अभी वो एक ज़ंजीर के अंदर बंधी हुई थी, अगर खुली होती तो इनको मार देना था उसने। और फिर हिम्मत करके जो मोहल्ले के 10-15 आदमी थे और सना का भाई कहता अमजद मैं था, हम लोग अंदर गए, अंदर जाके उनको उठाया और एम्बुलेंस को बुलाया, तीनों को एम्बुलेंस में डाला, हॉस्पिटल लेकर गए। तो बिल्कुल कहते हैं कि अभी भी वो अमजद की मैंने वॉइस सुनी है, तो कहते हैं कि अभी जब मैं आपको स्टोरी भेजी तो अभी भी उनको कम से कम जितना सन्ना को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो गए, 5 साल अभी भी वो 2 तो व्हीलचेयर के ऊपर है वो लेडीज़, और अभी जो आमिर था वो तो बैसाखिया इस्तेमाल करता है। इतनी उनकी हड्डियाँ पसलियाँ टाँगें टूट चुकी थी, इतना उसने मारा था। अब कहते हैं कि ये फ़ैसला हुआ, जो मेन फ़ैसला हुआ वो ये फ़ैसला किया गया कि ये किसी के बस की बात नहीं है। ये कोई ऐसा बंदा ढूँढना पड़ेगा जो वाक़ई में अल्लाह वाला हो। कोई जैली, कहते हम देख चुके थे कि ये जैली लोग इनके इसको हाथे मारे, बिल्कुल मारे जाएँगे। और कहते दूसरी तरफ हमने ये भी कहा कि अच्छा जो जैली बहुत बन के बैठे हुए ना आए, इसी के हाथों जो है ना इनको पता भी चले, इनका भी इलाज हो ना। तो लिहाज़ा फिर कहते हैं कि इसी तरह हुआ। एक जगह हम ढूँढते कोई 1 साल का अरसा गुज़र गया। सना को हमने 1 से 1.5 किलो कच्चा गोश्त लाकर देना। वो खाना वग़ैरह वो समझो कि उसी टाइम भूल गई थी जिस टाइम उसके साथ ये वाक़या हुआ था। खाना वग़ैरह नहीं, बस कच्चा गोश्त, खून, पानी, ये वो चीज़ें। और भी कुछ चीज़ें बताइए, मैं आपको नहीं बताता जो वो चीज़ें माँगती थी, गलीज़ गंदी चीज़ें माँगती थी। एक अल्लाह वाले उनको मिले, बहुत पहुँचे हुए थे, वो भी किसी ने बताया था। तो वो जब वहाँ तक पहुँचे तो अमजद कहते हैं कि मैंने बहुत उनकी मतलब जो है ना मेहनत की। वो कहते हैं जब वहाँ पे पहुँचे थे, कहते वो हमें इस पता चला कि जब वो आए थे तो उन्होंने, मैं जब कहते अमजद में वहाँ इंटर हुआ था तो उन्होंने पहले ये बात बोली थी कि हाँ तुम अपनी बहन के लिए आए हो, बैठो। लेकिन उससे कहा था कि मैं अभी फ़लाँ किसी काम में बिज़ी हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना। तो कहते मैं समझ गया था जब उसने ये बात बोली थी ना, हमने बताया भी उसको नहीं था। हम इंटर हुए थे, वो एक जो है ना कि वो खैर बताते कि वो सिंध वाली साइड में थे। हम 4 से 5 घंटे का या 7 घंटे का सफ़र करके हम गए थे। थर पारकर वाली साइड पे वो एक बुज़ुर्ग थे, एक झोंपड़ी में रहते थे और पूरा उन्होंने कहा मैं सम वो बहुत बड़े अल्लाह के नेक वली बुज़ुर्ग थे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उनका देख कर ही समझ गया था कि यार जिसने आके यही बता दिया है, हम भी हमने कुछ बोला भी नहीं, हम इंटर हुए तो उसने कहा तुम अपनी बहन के लिए आए हो, लेकिन मेरे पास अभी वक़्त नहीं है। लेकिन कहते हैं कि मैं बहुत उनके बेबस होके रोया कि इस तरह ऐसा है, आप प्लीज़ उसका कुछ करें। तो कहते उस बुज़ुर्ग ने बोला कि बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि उसके साथ ये हुआ क्यों है।
उसने कहा है कि इसने फला चिल्ला करने की कोशिश की है और अभी इस चिल्ले में 10 ही दिन हुए थे, 41 दिन तो बहुत, 10 ही दिन हुए थे कि इसने वो एक जो दूसरा मंज़र था, वो जो मैंने आपको बताया कि वो मुर्दा कब्र से कफ़न में लिपट कर इसके सामने खड़ा हो गया, वो ही देख के ये भाग गई और इसने जो है हिसार तोड़ के भागी और कोई इसके पीछे निगरानी नहीं थी, कोई इसके पीछे हाथ नहीं था, कोई इसके पीछे उस्ताद नहीं था, कोई इसके पीछे मुर्शिद वली का हाथ नहीं था और वो चीज़ें जितनी की जितनी थी इसके अंदर आ गई है, वो भयानक बला चुड़ैल जो है उसके अंदर आ गई है। अब इसका बचना, मैं अगर आपको ये बात बोल दूँ कि जो है ना कि ये इससे बचा लूँगा, नहीं, ये तकदीर और कुदरत का फ़ैसला हो चुका है कि इसने ज़िंदा तो नहीं बचना है। अलबत्ता मैं तुम्हारा इतना कर सकता हूँ कि जब इसको गुस्सा आए तो ये पानी में तुम्हें भर के देता हूँ, तुम इस पानी को उसके ऊपर फेंक देना तो वो गुस्सा ठंडी हो जाएगी। उसने कहा आप इतने बड़े नेक वली, आप तो इतने बड़े अल्लाह के, आप तो जो चाहे कर सकते हैं। उसने कहा देखो बात अल्लाह की ज़ात सबसे बुलंद तरीन अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात चाहे ये ठीक हो सकती है लेकिन इसको अपने किए की सज़ा मिली है। इसको अपने किए की सज़ा है और ये सज़ा इसकी ज़िंदगी भी ले सकती है। ये जितनी भी ये जो है ना ज़िंदगी अपनी गुज़ारे, चाहे वो 5 साल है, चाहे वो 10 साल है, चाहे वो 11 साल है, ये अपनी जितनी भी ज़िंदगी गुज़ारती है, ठीक है? चाहे ये सारी ज़िंदगी इस अज़ियत में रहे, लेकिन दुआ ये करो कि सारी ज़िंदगी इस अज़ियत में मत रहे, चली जाए ये। ठीक हो, अगर आप कहते कि हो, तो ये ठीक होना इसके अब्बास की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा चिल्ला, ये ऐसा ताकतवर तरीन चिल्ला था, ये वो चिल्ला था, अगर तो ये कंप्लीट कर जाती तो पा लेती सब कुछ, लेकिन कंप्लीट करना, उसने कहा, फिर वो उन्होंने बोला कि ये कंप्लीट करना किसी बड़े से बड़े का भी, मर्द का भी जो है ना वो नहीं है, तो ये तो एक नन्ही सी जान, कोई 20 साल की लड़की, और ये चिल्ला करने बैठी, और सबसे पहले तुम जाके पकड़ो जो इसकी वो टीचर थी, जो उस्तानी थी उसको। यही हुआ। अमजद कहता है आग बगोला होके मैं गया वहाँ पर, और कहते हैं कि पुलिस को रिपोर्ट की, और कहते हैं कि मेरे लिंक भी थे, कहते हैं मैंने सही छितरौल उसकी करवाई, इतनी उसको जो है ना मार पड़वाई, और कहते हैं मैंने अपने लिंक्स के ज़रिए उसको ऐसी सज़ा भी दिलवाई कि दोबारा वो किसी के साथ नहीं करते। लेकिन कहते हैं फिर क्या कर सकती वो आप, हाँ, मेरी बहन के साथ वो कहते हैं कर चुकी थी, और उन बुज़ुर्गों ने बता भी दिया था कि इसने चिल्ला करने की कोशिश भी यूसुफ़ के लिए की थी। अमजद कहते मेरा दिमाग इतना शदीद ख़राब हुआ कि मैंने यूसुफ़ को भी पकड़ और उसको इतना मारा, इतनी फैंटी लगाई और इसको पुलिस के हवाले किया, और लिंक के ज़रिए अपने जो मेरे लिंक्स थे उनके ज़रिए उसके घर वालों को ये वो धमका लेके, कहते फिर भी वही चीज़ आती कि क्या अब मैं कर सकता हूँ, मेरी बहन के साथ तो हो चुका जो होना था। अब कहते कि मेरी बहन के ये हालात हो चुके थे, कहते कि जब उसकी 22 साल एज हुई, 22 साल की जब हुई, अब वो अपने चेहरे के ऊपर नाख़ून मारती थी, और इतने नाख़ून मारती थी, इतने नाख़ून मारती थी कि कहते कि 22 साल की उम्र में जब वो जून या जुलाई का माह था, जून जुलाई का मंथ चल रहा था, कहते कि उसका चेहरा खौफ के मारे कोई देखता नहीं था, और अगर बस गोश्त दो, कच्चा गोश्त दो, कच्ची मुर्गी दो, कच्चा ऊँट का गोश्त दो, कुछ भी दो, कच्चा गोश्त दो, उसके कमरे के अंदर कच्चा गोश्त डाल देते थे। और कहते हैं कि ये ऐसा भयानक तरीन मंज़र था, ऐसा भयानक तरीन मंज़र था, कहते हैं कि जब मैं एक दिन उसको गोश्त डालने गया तो मैंने उसका जब चेहरा देखा तो मैं खौफ़ से गोश्त रख के अंदर आ गया कि उसके चेहरे के ऊपर एक जगह भी मुझे गोश्त, ये जो हमारी स्किन होती है, ये नहीं नज़र आई। सब कुछ उसका ख़त्म हो चुका था, सिर्फ़ 2 आँखें थी बस, और कुछ भी नहीं था। कहते थे कि अब मेरी वालदा पूरी बाल्टी का जो बाल्टी होती है ना, वो उसके ऊपर फेंक दिया करती थी पानी की। पूरा दिन वो ख़ामोश रहती थी, कुछ बातें अपने से लगी रहती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, उसके अंदर से कोई चीज़ बोलती कि मुझे खोलो।
और जब 1.5 किलो गोश्त उसके सामने जाता था तो वो इस तरह खाती थी कि जिस तरह ये कोई शेर या चीता बैठा हुआ है जो गोश्त खा गया कच्चा। और फिर एक दिन कहते कि ऐसा वक्त आया, कहते कि मैंने देखा, ये अमजद खुद कहते कि रात का पहर था, शोर की आवाज़ आई कमरे में, शोर की। कहते कि इस तरह लग रहा कि जिस तरह वो चीखे मार इसको कोई मार है। कहता है मैंने खिड़की में से देखा तो वो नीचे गिरी हुई, नज़र कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो कभी जाके दीवार के साथ लगे, कभी वो इस तरह हवा में उठे, ज़ोर से जाके नीचे लगे, सही करके जो है ना मार। कहते कि मेरी वालदा रोती थी, पीटती थी जब अपनी बेटी का ये हाल देखती थी। सही अज़ियतनाक उसको जो है ना सज़ा मिल रही थी, सही अज़ियतनाक। कहते दीवारों के साथ लगती थी, सही एंड के जो दिन थे ना जब वो मरने से कबल, कहते सही ज़्यादा उसका जो है ना वो लगती थी उसके साथ। और मरने से सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन कबल, जो उसके आखिरी 10 दिन थे, उस दिन रोज़ाना रात को एक पहर आता था 12 से लेके 4 बजे तक। ये वही वक्त होता था कि जिस वक्त में वो वहाँ पे चिल्ला करने जाती थी। 12 से 4 तक उसको पकड़ के दीवारों के साथ इतना मारते थे, इतना मारते थे, इतना मारते थे कि उसके मरने से 3 दिन कबल उसका जो सर था वो गंजा हो चुका था, उसके बाल सारे कमरे के अंदर बिखरे हुए थे। कहते थे कोई बिल्कुल गंजा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसके जो ये सर के ऊपर जो खूंदरें थी, उसके सर का मांस भी ख़त्म हो चुका था। और कहते उससे भी भयानक मंज़र मरने के एक दिन कबल वो ये मंज़र था कि उसके अपना जो नाक और ये खूंदरें मार मार के अपना नाक का गोश्त भी इस तरह उसका लटक रहा होता था। कान उसके लटकने शुरू हो गए, इतना उसने अपने आप को वो अज़ियत दी। और जिस दिन सुबह के टाइम वो मरी, जब उसकी मौत हुई, वो मर गई, चली गई, उस दिन कहते कि कोई भी उसके करीब ना जाए, इतनी भयानक और खौफनाक उसकी मौत हुई थी कि किसी ने जो है ना अपने सर से पकड़ के खोला और उसको, और वाज़िया तौर पे वो कहते हैं कि हम अमजद ये कहता है कि अभी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो मेरा जिस्म रूह और कहते हैं मैं आँखों में मेरे आंसू आ रहे हैं, तो मुझे आज भी याद है कि उसका ये जो दिमाग था सामने नज़र आ रहा था, बिल्कुल सामने के तौर के ऊपर उसका ये दिमाग नज़र आ रहा था कि इसका दिमाग ये अंदर है, सामने अगर वो टच करे तो उसको टच हो जाए। और उससे भयानक तरीन जो जिस उसको गुस्ल नहीं दिया गया था, बहुत कोशिश की गई थी क्योंकि उसके पूरे जिस्म पे खूंदरे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लेडीज़ ने उसको गुस्ल देने की कोशिश की थी, वो खुद ये बताती है कि उसके ये जो शोल्डर्स और ये चीज़ें थी, इसकी सारी नसें जो वेन्स होती है, वो बाहर निकली हुई थी, जिस तरह पाइप होते हैं, और उनमें खून नाम की चीज़ भी नहीं थी, उसका जिस्म बिल्कुल पतला सूखा हुआ था। और उससे भयानक चीज़ ये थी, वो कहते हैं कि जो उसका दिल वाली साइड थी, उस पे दिल उसने इतनी अपने आप को खूंदरें मारी थी कि कहते हैं कि जब उसको गुस्ल दिया गया, उस पे पानी पड़ा, तो उसका दिल वाइट बिल्कुल, जब खून नहीं था उसके ऊपर, कुछ भी साफ़ हुआ तो उसके दिल को भी टच कर सकते थे, इतना उसने अपने जिस्म को चीर दिया था, ख़त्म कर दिया था, अपना ऑपरेट कर दिया था, जिस तरह ऑपरेशन हुआ हो। हर चीज़ उसके जिस्म का, हर एक अज़ा, हर फेफड़ा, हर गुर्दा सामने नज़र आता था, इतनी भयानक तरीन मौत उसको दी गई थी। सिर्फ़ क्या कि जो उसने चिल्ला किया था उसकी बदौलत। और ये उसको दुनिया में उसकी सज़ा मिल चुकी थी। बात यहाँ पे ना ख़त्म हुई, जब वो मरी, मरने के वक़्त जब कहते कि हलचल ख़त्म हो गई, बिल्कुल वाज़िया पता चल गया था कि मर चुकी है। तो जिस वक़्त उसको चारपाई पे लटाया गया तो बाकायदा वहाँ पे कहते ना दिखाई देने वाली कोई चीज़ें थी, जिन्होंने बाकायदा उस तरह उठी ऊपर हवा में, और पूरा जो वो कमरा, एक मोहल्ले वाले जो लोग आए थे, पूरा कमरा जो भरा हुआ था, कहते हैं कि वो देख के हैरान हो गए कि इस तरह जाके वो लगी
तलवार के साथ उसको मरे हुए भी उसको नहीं छोड़ा, मरा हुआ भी उससे उन्होंने बदला लिया, जो भी वो जिन्नात थे या जो भी वो चीज़ें थी, मरे हुए को भी उन्होंने जो है ना ऐसा इबरत का निशान बनाया कि उसको जाके वो लगी। और पहले ही मैंने आपको बताया कि उसका दिमाग नज़र आ था, हर चीज़ ना करती। और कहते जब वो दीवार लगी ना दीवार के साथ, तो उसके अंदर से एक आवाज़ आई जिस तरह कोई हड्डी ऐसी टूटी हो ना, कि टह की आवाज़ आई ज़ोर से, कि कोई उसकी हड्डी माथे की या कौन सी टूटी। और फिर कहते हैं कि उसको किसी चीज़ ने दोबारा पकड़ा, ठीक है, और वो कहते हैं वो मरी हुई और इस तरह उल्टी हुई पूरी, टाँगे ऊपर सर नीचे, और ज़ोर से किसी ने नीचे मारा। और कहते हैं खुद अमजद कहता है कि जो उसका ये दिमाग और ये चीज़ें थी ना, वो ऊपर बाहर निकल आई थी। फिर उन्होंने एक बड़ा सा कुछ रख के उस दिमाग को और उनको अंदर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई थी। वो फिर पूरा एक कपड़ा और वो उन्होंने कहा उसके अंदर हमने किया। इतनी भयानक तरीन मौत दी। फिर वहाँ पे जल्दी-जल्दी कहते कि 35-40 मौलवी मुफ्ती जो लोग होते हैं ना, बड़े आलिम, वो आए। उन्होंने पढ़ाइयाँ पढ़ना शुरू की, पढ़ के कहते सही ज़्यादा पढ़ाइयाँ वगैरह शुरू की। और ये कहते हैं कि ये अखबार की ज़िंदगी वाक़या बना था, अखबार में भी आया था। कहते पढ़ के पढ़ाइयाँ उन्होंने शुरू की, तो जाके कुछ वो उसकी इलाज को हुआ। और फिर उन्होंने कहा फ़ौरी तौर पे इसको जो है ना वो करो। उन्होंने जो भी कहते हैं कि उस कफ़न के ऊपर पढ़ा, जो भी पढ़ के और उसके ऊपर किया, और उनको जो है ना फ़ौरी तौर के ऊपर जो है ना कब्रिस्तान के अंदर किया। फिर उसके बाद उन मौलवी और जो मुफ्ती थे उन्होंने ये कहा कि आप इस घर को यहाँ से बेचो, आप भी यहाँ से निकलो, बाद में आपको नुकसान ना हो। वो लेकिन वो कहते हैं कि फिर मैं वो जो बुज़ुर्ग थे जिनके पास गया था, उनसे ये बात कन्फ़र्म करने कि क्या हम ये घर बेचना चाहिए। तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जी हाँ, ये चीज़ें अब जब बसेरा कर गई, ये कल को अल्लाह ना करे कि किसी और के साथ हो ये वाक़या, तो आप लोगों के घर में से किसी के साथ हो, जो फ़ौरी खाली करो। कहते वही बात हुई, हमने वो मकान सेल किया, सेल करके हम अब जो है ना कराची में किसी और नॉर्थ कराची में, मेरा ख़्याल है, या नॉर्थ नाज़िमाबाद उन्होंने बताया, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर कहते हैं कि बात अभी भी इधर भी नहीं ख़त्म हुई। वो कहते हैं जब उसको कब्र में डाल दिया गया था या लेकर जाते, तब भी वो चीज़ें हमें बाकायदा महसूस होती थी कि वो जब हम उसको लेकर जाते ना, तो उसके अंदर ना हिलने की आवाज़ आती थी बाकायदा। अभी भी वो अज़ियत पहुँचाने की कोशिश, लेकिन पास मौलवियों की पढ़ाई थी, तो जो उसने रोकी हुई थी, उसको रोका हुआ था, वरना अगर वो ना करते तो कोई शायद वहाँ से भी उठा के उसको फेंक देते। इतनी भयानक तरीन उसको मौत दी है। वो कहते हैं कि ये आज मैंने आपको वो जो उसने मुझे बताया टू द पॉइंट, उसकी जो है ना मैंने हर एक चीज़ आपको जो है ना वो बिल्कुल उसके पॉइंट्स के मुताबिक आपको बताई है कि जो चीज़ उसने मुझे बताई और मैंने आपको वो चीज़ बताई है। कितनी ख़तरनाक, इबरतनाक मौत उन्होंने दी। और ये होता है कि जब आप कोई ऐसा चिल्ला करने बैठ जाए, खुद ही पता है नहीं आपको अलिफ ये का, और आपको ये ऐसा काम करने बैठ जाए जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा ही ना हो, ठीक है, और फिर आपको लग पता जाए, ये अंजाम होता है। ऐसा अंजाम उसका हुआ उस लड़की का, 20 साल 22 साल की उम्र में वो गई। वो कहते हैं कि कोई चीज़ उसकी सलामत नहीं रही थी, कोई चीज़ नहीं। गोश्त तो जिस्म पे सलामत रहा ही नहीं था। जब उसको कच्चा गोश्त ना, शायद अपना गोश्त खाती थी वो जिस्म का। दिमाग का वो खुद बताते हैं। वो कहते हैं मैंने अपनी बहन के दिमाग को खुद इससे अटैच किया था, ये अंदर नज़र आ रहा था सामने, मैंने अटैच किया था, दिमाग था उसका। उसका अंदर खोपड़ी में सब चीज़ें मतलब नज़र आ रही थी। ये वो कि बाल ही नहीं थे, बाल ख़त्म हो रहे, उसकी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये स्क्रीन के ऊपर भी बाल जब सब आप गंजे भी हो जाते हो, आपकी टिन भी हो जाती है ना, फिर भी जो आपका ये पूरा जो होता है ना, ये उसके नीचे बारीक-बारीक बाल होते हैं। बहुत भी आप अगर गंजा आपके चमक भी रही हो ना, ठीक है, तो फिर भी जो है ना, लेकिन वो कहते हैं कि वो उसके ऊपर स्किन थी नहीं। अगर वो कहते हैं मैं थोड़ा-सा और करता कि बाकी जितना भेजा उसका ना सारा बाहर आ जाता, वो बाहर आ भी गया था जब। और कहते हैं कि उस बेचारी का पहले इतना बेड़ा गर्क हुआ था, ऊपर से उन्होंने और पकड़ के उसको मरे हुए भी उसको इतना मारा, ठीक है, कि वो चीज़ें सारी बाहर लगी। एक चीज़ और मैं ताने भूल गया था, कहते हैं कि जिस वक़्त उसको इस तरह घुमा के दीवार के साथ मारा गया था ना, तो उसका जो दिल था वो ला के जाके लगा था ठक करके जो है ना उसके साथ दीवार के साथ, वो छप गया था उस जगह पर, दिल उसका पक्का छप गया था दीवार के साथ, जिस तरह खून का एक लोथड़ा होता है। वहाँ पे जो लेडीज़ थी खड़ी, वो उनमें से कहते इतनी लेडीज़ बेहोश हो गई थी, माँ बेहोश हो गई थी उसकी, बाकी चीखें मारती बाहर भागी थी और कानों को हाथ लगाया था। इतना खौफ़नाक तरीन, ये इतनी खौफ़नाक उन्होंने कैफ़ियत और इतनी खौफ़नाक तरीन जो ये
बात, ये जो मंज़र बताया है। तो आप ख़ुद सोचें इस चीज़ से, ख़ुद ज़रा इस बात पे आप गौर करें कि क्या मंज़र होगा सिर्फ़ ज़रा-सी गलती के लिए। इसलिए अमूमन ये चीज़ बोली जाती है कि कोई भी वज़ीफ़ा आप करें, कुछ भी आप करें, कोई चीज़ भी करें, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पा रहे हैं, आपके पीछे कौन उस्ताद है, आपके पीछे क्या है। आप मुँह उठा के बैठ के पढ़ने शुरू हो जाते हो, उल्टे-सीधे एक नॉर्मल सा भी वज़ीफ़ा भी अगर आप पढ़ते हैं ना, बिलफ़र्ज़ अगर आप ख़ुद सोचें ज़रा-सी बात कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ये बात, अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं कि नमाज़ अगर आप सही तरीके से ना पढ़ो, ठीक है, तो वो नमाज़ आपके मुँह पे दे मारी जाएगी। एक बात है ना, अल्लाह ताला को नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पाक साफ़ हो के अच्छे तरीके से नमाज़ को ना अदा करो, ठीक है, तो वो नमाज़ भी आपके मुँह पे दे मारी जाएगी। तो ये वज़ाइफ़ आपको पता है नहीं, आप क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, क्या चीज़ है, इसके क्या क़वाइद है, क्या कानून है, किस तरह पढ़ते हैं, क्या तरीक़ेकार है, और आप लोग मुँह उठा के अगर इसको पढ़ना शुरू कर दो, तो ये आपके सामने ये एक वाक़या अभी मुझे खाली ये वाक़ये नहीं आए, मुझे और वाक़ये काले जादू के ऊपर मबनी मुझे स्टोरीज़ आई भी है, वो भी आप सुनें। फिर जिन्होंने वज़ाइफ़ की है उनके साथ क्या हुआ। बात सिर्फ़ इतनी सी होती है कि इस वक़्त हर कोई जो है ना एक अजीब कशमकश में है कि मैं ये फ़लाँ पा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। जबकि हर चीज़ का उस्ताद होता है। हम अगर स्कूल में भी पढ़े हैं, डिग्रियाँ भी करो, कुछ भी करो, उस्ताद ही बताता है ना, सर होते हैं, टीचर्स होती है, वो बताती है कि आपने ये सवाल इस तरह हल करना है, इस तरह करना है, या इस तरह, या ये तो नहीं कि वो पैदा आप हुए, जमे और साथ ही जो है ना आपने खुद ही डिग्रियाँ करना शुरू कर दिया। किसने घर में सिपारा भी अगर हम पढ़ने जाते हैं, कोई पढ़ाता है तो पढ़ते ना, नमाज़ का, वज़ू का तरीका भी बचपन में कोई सिखाता है तो करते ना। और फिर जब हम बहुत नॉलेज आ जाती है जी, हम वज़ाइफ़ पढ़ने बैठ के उल्टे-सीधे नेटों से देख के वज़ीफ़े पढ़ने बैठ जाओ, ये करने बैठ जाओ, ठीक है। मैं अभी आपको एक और मेरे पास मेरा ख़्याल है इसके बाद एक स्टोरी चलेगी, शायद या पता नहीं इसका कौन-सा नंबर है, वो एक बच्चे की जान इसी तरह गई। वो भी मतलब मैं आपको सुनाऊँगा कि वो वज़ीफ़ा उसने कौन-सा अमल उसके ऊपर पढ़-पढ़ के फूँका कि जी ये बच्चा बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब वो उसको शायद आई थिंक रोता या चीखता था, तो वो क्या हुआ था, तो वो बहुत मशहूर बलूचिस्तान की मेरा ख़्याल स्टोरी थी कि उसके ऊपर उसने पढ़ना शुरू किया और अपनी उसने एक टोटकाबाज़ी की और क्या अंजाम हुआ। और उसका अंजाम इससे भी बुरा हुआ था, उस नन्हे से बच्चे का अंजाम इस लड़की से भी बुरा था। आप सोचिए वो कितनी खौफ़नाक स्टोरी है। तो ये स्टोरी अब काफ़ी किस्म की मेरे पास आई हुई है, जो मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बता रहा हूँ। कहने का ये स्टोरियाँ, ये कहानियाँ सुनाने का सिर्फ़ मकसद आपको बताने का ये है, ये स्टोरीज़ ऐसी भी बीच में ऐड मैं कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें एहतियात आपने खुद भी एहतियात करनी होती है। जो चीज़ हदीस में है आप वो पढ़ें, जो कुरान में है आप वो पढ़ें। पूरा कुरान आप पढ़ें, 100 बार पढ़ें, सवाब की नीयत से आपको सवाब मिलेगा। लेकिन किसी एक मख़सूस चीज़ को पढ़ने शुरू हो जाना, जिसका आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, इसकी ये क्या चीज़ है। बिलफ़र्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरी हम सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरह बकरा पढ़ेंगे, ये पूरा कुरान हम पढ़े, सवाब मिलेगा। करोड़ बार पढ़े, आपको कुछ भी नहीं होगा। अब आप बिस्मिल्लाह को एक ख़ास तादाद में पढ़ेंगे, कुछ हासिल करने के लिए, तो फिर इनकी तासीर होती है, इनकी ताकत होती है। अब जिसको नहीं पता है क्या लवाज़मात क्या करते हैं, क्या चीज़ें होती, क्या क्या वो करना चाहिए, ठीक है, वो इसी तरह करेंगे, फिर उनका अंजाम इन जैसा होता है, फिर उनकी ज़िंदगियाँ इस तरह अज़ाब बनती है, फिर उनके तरीक़ेकार ये होते हैं जो आज मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। और आजकल टोटल आप नेट को बस नेट ओपन करें और उसके बीच में यही चीज़ें, और सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन इसी चीज़ों के लिए भाग रही है, प्यार मोहब्बत और इन चीज़ों के लिए सारे वजीफ़े। ये जो आज स्टोरी में सुना रहा हूँ ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2018, 19, 20, 21, 22 ये 2018 की स्टोरी है, ये कोई पुराना वक़्त नहीं है, ये अभी का वक़्त है, ये 2018 का, कि उसने जो है ना बहुत वजीफ़े, उन्हें तो मुझे बहुत होता है कि फ़लाँ नेट से फ़लाँ नेट से भी उसने किए, क्या-क्या किया, आखिर में वो हत्या चली किसी
उस औरत के उसने जो है ना वो मदरसे की थी, ये जो मदरसे में पढ़ाई आजकल हो रही है, क्या हो रही है, यही चीज़ें हो रही है। वहाँ से उसने मदरसे की वो थी, उसने उसको चढ़ा दिया, तुम ये चिल्ला जाके फ़लाँ जगह के ऊपर करो। उसको क्या था, उसने उससे पैसे ले लिए, ठीक है, और उसकी तो ज़िंदगी गई ख़राब और इबरतनाक मौत मिली उसको। अभी भी वो अपने कामों से बाज़ नहीं आई होगी। ये बकौल अमजद ने मुझे खुद ही बात बताई कि अभी भी वो अपने काम में, उसकी वहाँ से तो चली गई वो, लेकिन वो अपने कामों से अभी भी बाज़ नहीं आई होगी। ये चीज़ होती है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों से। आप पढ़ें, ठीक है, कुरान पाक पढ़ें, जो चीज़ें हदीस में साबित है, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह वाक़िया पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, वो भी ख़ास तादाद में नहीं, बस एक मरतबा पढ़ लें, काम ख़त्म। बस एक मरतबा पढ़ लें। लेकिन मख़सूस और ख़ास वज़ाइफ और ये चीज़ें जब तक आपको इजाज़त का ना पता हो, लवाज़मात का ना पता हो, तरीक़ेकारों का ना पता हो, क्या करना है, किस तरह करना है, क्या है, एक उस्ताद की नज़र, निगरानी, मुर्शिद का होना, नहीं होना, सब कुछ इसमें ये चीज़ें होती है। तो वरना फिर अंजाम में बार-बार आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्टोरी एक सबक है आप स उनके लिए कि जो फ़ज़ूल तरीन बैठ के पढ़ते थे कि ये चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो स्टोरी पसंद आई होगी, ठीक है। और इससे अगली जो स्टोरी है वो इससे भी ऊपर एक और है, भयानक तरीन, वो काले जादू पे मबनी स्टोरी है वो भी, ठीक है। वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा। इस तरह की बहुत स्टोरियाँ मुझे लेडीज़ ने अब भेजना शुरू की कि जो मैं आपको बताऊँगा कि 4 घंटे मुझे या 3 घंटे अपलोड होने में लगते हैं, तो मैं उनकी स्टोरी सुनता हूँ तो मुझे खुद भी पता है यार, ऐसे-ऐसे उनके साथ वाक़यात हुए हैं, लेडीज़ ने मुझे स्टोरियाँ भेजी, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। जिन्नात तो है ही एक, वो तो एक अल्लाह की मखलूक है, चलो इतना नुकसान ही पहुँचाते हैं, जिन्नात इतना नुकसान ही पहुँचाते हैं, वो आपको नज़र आ भी गया तो देख लिया तो आयतुल कुर्सी पढ़ के चले, जितना लोगों के घर बर्बाद कर रहे। हम अभी इस वक़्त में पता चलता है कि यार कि ये लोग अपने ही लोग अपने लोगों के कितने घरों को बर्बाद करते हैं। ये खाली पाकिस्तान से स्टोरीज़ नहीं आई हुई है। मैं आपको इंडिया की ऐसी-ऐसी स्टोरी सुनाऊँगा। आप मुझे यूएसए से, यूके से आई है, अंग्रेज़ों के जो है ना वहाँ से वाक़यात आए हुए, वहाँ से ऐसी-ऐसी लेडीज़ जो यूके में शिफ्ट हुई हुई है, वहाँ पे उन्होंने बताया। यहाँ पे तो लोग बैठे हुए, तो इंशाअल्लाह ताला वक़्त के साथ-साथ इस चैनल पे आपको बहुत ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ मिलेगी जो आपको पता चलेगी कि वाक़ई में ये हम समझते हैं कि सिर्फ़ हमारे साथ ये चीज़ें नहीं, जिनके ऊपर गुज़री है, हकीकी मायनों में क्या गुज़री है वो पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे कर दें ताकि नोटिफ़िकेशन भी मिलती रहे। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर 0310552217 चल है। जीमेल आईडी भी चल रही है, ठीक है, malik.aswan117@gmail.com। इसके ऊपर भी आप मुझे स्टोरीज़ भेज सकते हैं। स्टोरी भेजने के बाद आप मुझे लाज़मी तौर के ऊपर नीचे स्टोरी लिख दिया करें। उसके बाद बहुत से मुझे अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो है ना वो लिस्ट में हमें ऐड कर दें, तो आप मुझे जब आप अपनी स्टोरी भेजें नीचे नाम भी लिख दिया करें, ताकि मैं अपने पास फ़ोन है, मेरे पास पहले ऑलरेडी 700 कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है। तो मैं उन 700 की मैंने लिस्टें 3-4 बनाई हुई है, फिर उन सबको स्टोरीज़ पहुँच भी जाती है, ठीक है। तो बहुत से लोग जो है ना वो सब्सक्राइब करना नहीं होता है उनको। और अच्छा, दूसरी चीज़ आती है मेरे पास कि आपके व्यूज़ बहुत कम आ रही है या क्या, वो उससे हमें टेंशन नहीं होती है कि व्यूज़ कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, सब्सक्राइबर कम है या ज़्यादा है। वो ये मसला होता है कि यूट्यूब जो है ना वो व्यूज़ पहले तो और उनका रूल था, अब वो उनका ये नहीं होता। वो अब आप व्यूज़ हमारे हमें अपने जो है ना डैशबोर्ड से पता चल जाता है कि हमारी स्टोरीज़ पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। वो वहाँ पे 2 या 4 शो हो रही होगी, लेकिन जब वो अपडेट होते हैं तो हमारे अंदर हमारे पास शो हो रहे होते हैं कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। और बाकी हमें वो मुझे कोई नहीं है कि वो व्यूज़ है, सब्सक्राइबर है, वो उसका मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये आपको मैं सब्सक्राइब अगर बोलता हूँ तो इसे भी इसलिए बोलता हूँ कि आप तक पहुँचती रहे जो है ना वीडियोज़, क्योंकि आप फिर मुझे मैसेजेस करते हो, लेकिन लिस्टों में भी मैं है ना अमूमन वहाँ पे भेज देता हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो फिर मुझे नंबर अपना सेव करवा दें, या फिर वो उधर से आप जो है ना हमारे चैनल के ऊपर जा सकते हो। वो मुझे मैसेज आए थे कि आपने हाथ में अंगूठिया ये वाली जो पहनी हुई होती है कौन-सी है? भी मैं आपको बताऊँगा। ये पत्थर होते हैं, और उसके बाद अगर कोई आप रिंग वगैरह पत्थर ओरिजिनल भी मँगवाना चाहे तो वो भी आप हमारे से मँगवा सकते हैं, ठीक है? इसकी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।